हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कार्बन के प्रतिरोध के लिए कलर कोडिंग क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसका नाम है व्यय विद्युत ऊर्जा। यानी व्यय विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है खर्च होने वाली ऊर्जा। खर्च होने वाली ऊर्जा, खर्च होने वाली ऊर्जा कैसे? एक बार सब बच्चे बोर्ड पर समझेंगे हुआ क्या। मान लो हमारे पास कोई चालक है, चालक के अंदर की बात सुनेंगे। चालक के अंदर होता है एक धनायन, जिसे धनावेशित परमाणु कहते हैं, और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि इसकी बाह्य कक्षा में से निकल कर आता है। ये चालक के अंदर की संरचना है। ये दूसरा धनावेशित परमाणु, ये इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब हम चालकों में धारा प्रवाहित कराना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? बड़े सिंपल तरीके से इसके सिरों पर एक बैटरी जोड़ देते हैं। जब भी हम किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित कराना चाहते हैं तो हम उसके सिरों पर एक बैटरी जोड़ देते हैं। जैसे हम बैटरी जोड़ते हैं तो होता क्या है, इसके अंदर धारा बहने लगती है। बैटरी के जोड़ते ही इसके अंदर धारा बहने लगती है। बैटरी जोड़ने का मतलब क्या है? बैटरी जोड़ने का मतलब है कि हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विभवांतर। तो जैसे ही हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो चालक में आई धारा बहने लगती है। क्यों बहने लगती है? क्योंकि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वे अनुगमन वेग विधि से भागने लगते हैं। अनुगमन वेग विधि से भागने लगते हैं। एक बार दोबारा सुनो। हमारे पास कोई चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विभवांतर के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वेग से भागने लगते हैं। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में को भागेगा, चालक के अंदर भागेगा, तो भागते समय क्या होगा? ये भागते समय धनायन से टक्कर मारेगा। यानी बैटरी ने जो इसको ताकत दी थी भागने की, उस ताकत का कुछ भाग, उस ऊर्जा का कुछ भाग ये धनायन से टकराने में खो देगा। यानी कुछ ऊर्जा इसकी खर्च होगी। जैसे मान लो इधर से एक इलेक्ट्रॉन चला, इसको बैटरी ने कुछ ऊर्जा दी, मान लो ऊर्जा दी 100। अगर रास्ते में धनायन ना टकराता, रास्ते में रुकावट ना होती, तो इस रुकावट ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन 100 ऊर्जा लेकर भागता। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन ये 100 ऊर्जा लेकर भागा, किससे? बैटरी से। बैटरी ने इसको कितनी ऊर्जा दी? 100। इस ऊर्जा को जैसे ही लेकर भागा तो रास्ते में इसकी टक्कर किससे होगी? इसका टकराव किससे हो गया? धनायन से। तो कुछ ऊर्जा का कुछ भाग धनायन से टक्कर मारने में खो गया, धनायन से टक्कर मारने में खर्च हो गया। तो इसके पास ऊर्जा 100 नहीं बची, 100 से कम होगी। मान लो 80 रहेगी अब की बार ऊर्जा। तो कितनी ऊर्जा खर्च हुई टकराने में? टकराने में ऊर्जा खर्च हुई 20। इस ऊर्जा का नाम ही है व्यय विद्युत ऊर्जा। यानी जब किसी चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से भागने लगते हैं। ये भागते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु से टक्कर मारते हैं और टक्कर मारने में ऊर्जा का कुछ भाग खो देते हैं। इस खोए हुए भाग को ही हम व्यय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक बार डायलॉग में सुनेंगे, दोबारा से फोकस चाहता हूं आपकी बात। जब माना किसी चालक की लंबाई है, जब इस चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो इस चालक में आई धारा बहने लगती है। आई धारा बहने के कारण इस चालक के अंदर का प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वाले वेग से भागने लगता है। ये भागता हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से लगातार टक्कर मारता है। धनायनों से टक्कर मारने के कारण ये बैटरी से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग खो देता है। टक्कर मारने के कारण बैटरी से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग खो देता है। वो जितना भाग खो देता है उस खोए हुए भाग को ही हम व्यय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार इतना नोट करें। जब किसी चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो उस चालक में आई धारा बहने लगती, जिसके कारण चालक का प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग विधि से भागने लगता है। अनुगमन वेग विधि से भागने लगता है, अर्थात गति करने लगता है, भागने लगता है।
यह चालक के अंदर भागता हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग धनायनों से टक्कर मारने में खो देता है। इस खोई हुई ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा W कहते हैं। इस खोई हुई ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा W कहते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन। अब हम निकालना चाहते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। एक बार सब बच्चे ध्यान से सुनो। माना किसी चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद उसमें I धारा बहने लगती है। यदि चालक का प्रतिरोध R हो, चालक का प्रतिरोध कितना हो R, तो हम क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि T सेकंड में चालक के अंदर प्रवाहित आवेश, T सेकंड में चालक के अंदर प्रवाहित आवेश कितना होगा? Q बराबर होगा IT। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला I बराबर Q/T, जहां I क्या है धारा और T क्या है समय। ओके, अब हुआ क्या? एक्चुअली ऐसा हुआ, मान लो चालक है और चालक के अंदर ये आवेश है। इस आवेश को किसने चलाया? इस आवेश को चलाया वो विभवांतर ने। अगर बैटरी ना जोड़ दे तो ये आवेश ना चलता, अगर आवेश ना चलता तो धारा ना बहती। अब आवेश को चलाया किसने? आवेश को चलाया बैटरी ने। और बैटरी ने चलाने का कार्य क्या है? तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो V वोल्ट की बैटरी हमने लगाई, उस V वोल्ट की बैटरी ने इस आवेश को गतिमान करने में कितना कार्य करा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? क्यों आवेश को V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कराने में किया गया कार्य। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था एक बार विभवांतर का, V बराबर होता है W/Q। तो कार्य बराबर कितना होगा? यहाँ से W बराबर होगा Q × V। और ध्यान रहे, इसको V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कराने में जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं यह कार्य ही वैद्युत ऊर्जा होता है। यह कार्य ही वैद्युत ऊर्जा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा पहला फॉर्मूला आ गया W बराबर QV, समीकरण नंबर 1। कितना आ गया? W Q का मान रखने के बाद IT × V, तो हमारा W बराबर आ गया VIT। इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम, क्योंकि हमें आवेश के पदों में फॉर्मूला नहीं चाहिए। हमें किसके पदों में फॉर्मूला चाहिए? हमें धारा के पदों में फॉर्मूला चाहिए, तो हमें आवेश को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो W बराबर कितना आ गया? Q का मान रख दिया IT, तो W बराबर आ गया VIT। अब यहाँ हम परिवर्तन करेंगे। हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है? V/I बराबर R। तो मैं यहाँ पे किसका मान रखूंगा? V का मान रखूंगा। तो V का मान रखने से क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा I × R। ये वैल्यू कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में V का मान रखने पर, समीकरण 1 में V का मान रखने पर तो हमारा जो बनेगा फॉर्मूला यहाँ से वो बनेगा W बराबर VIT और W बराबर V की जगह कितना? IR, एक I पहले से ही था और एक T, तो ये हमारा आ गया W बराबर I के I में गुना I²RT। ये आ गई समीकरण नंबर 2। यानी वैद्युत ऊर्जा निकालने का ये दूसरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब धारा विभवांतर देगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब धारा और प्रतिरोध देगा। हमने क्या करा? सबसे पहले केस में हमने समीकरण नंबर 1 के अंदर V का मान रखा। तो जब हमने V का मान रखा तो ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला है।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही आई का मान रखेंगे। तो जब आई का मान रखेंगे तो ऊर्जा का तीसरा सूत्र आ गया। तो क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले से आई का मान रखना है। तो आई बराबर होगा इस वाले फॉर्मूले से आई बराबर होगा V/R। अब की बात आई का मान समीकरण 1 में दोबारा रखें। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, W बराबर VIT। तो W बराबर V की जगह V और I का मान कितना है, V/R × T। तो ऊर्जा का एक नया फॉर्मूला आ गया, V²/R × T। ये होते हैं व्यय वैद्युत ऊर्जा निकालने के 3 फॉर्मूले। हमने बताया व्यय वैद्युत ऊर्जा क्या होती है कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो उसके अंदर धारा बहती है। धारा बहती है मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं मतलब दौड़ते समय टक्कर मारेंगे। किससे टक्कर मारेंगे, परमाणुओं से। टक्कर मारने में जो ऊर्जा ने उनको ताकत दी थी वो ताकत थोड़ी सी खर्च हो जाएगी। वो जितनी ऊर्जा खर्च होगी उसी का नाम है व्यय वैद्युत ऊर्जा। हमने इसको निकालने का प्रयास करा, यहाँ से हमने W कार्य निकाला, वो कार्य ही ऊर्जा के बराबर होगा और हमने लास्ट में क्या करा, Q का मान रख दिया IT। तो हमारे पास ऊर्जा का पहला सूत्र आ गया। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 2 परिवर्तन करे। पहले ओम का नियम लगाकर मैंने V का मान रखा तो ऊर्जा का ये सूत्र आया। फिर मैंने इसी वाली इक्वेशन में ओम के नियम से ही I का मान रखा तो ये वाला सूत्र आया। तो हमारे पास ऊर्जा निकालने के कितने सूत्र है, ऊर्जा निकालने के हमारे पास 3 सूत्र है। पहला W बराबर VIT, दूसरा W बराबर I²RT और तीसरा है W बराबर V²/R × T। एक बार इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है उत्पन्न ऊष्मा। ये क्या था, व्यय वैद्युत ऊर्जा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्पन्न ऊष्मा। एक बार सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, उत्पन्न ऊष्मा है क्या। मैंने ऐसा क्यों कहा, उत्पन्न ऊष्मा के बारे में जिक्र क्यों करा, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार तुमने प्रयोगों द्वारा भी देखा होगा, मान लो हीटर का तार है, जानते हो हीटर का ही तार है। जब इस तार में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा जब प्रवाहित करते हैं तो ये तार गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है का मतलब इसके अंदर से हीट निकलती है। हीट माने ऊष्मा, इसके अंदर से क्या निकलती है, ऊष्मा। तो सवाल ये होगा इसके अंदर ऊष्मा आई कहां से, क्योंकि ऊष्मा कार्य के या फिर ऊर्जा के तुल्य होती है। ऊष्मा कार्य के या फिर ऊर्जा के तुल्य होती है। यानी अगर कहीं पे ऊष्मा पैदा हो रही ना, अगर कहीं पे हीट पैदा हो रही, हीट यानी गर्माहट पैदा हो रही, तो गर्माहट पैदा करने के 2 तरीके हैं, या तो हम कार्य करें या फिर हम ऊर्जा दें। इस एग्जाम्पल के तौर पर हम दोनों हाथों को एक साथ रब करते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। तो हमने यहाँ क्या करा, कार्य करा, तो कार्य से क्या पैदा होगी, हीट। दूसरा क्या तरीका है, अगर हम हाथों को हीटर के ऊपर सेकते हैं, गैस के पास लेकर जाते हैं, स्टोव के पास, या फिर आग में जलती हुई आग के पास लेकर जाते हैं, या किसी गर्म जगह पर बैठते हैं, तो उस समय में ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा समय क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा। यानी हमने अभी ये जाना कि ऊष्मा पैदा करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, कार्य करो, जैसे रियल एग्जांपल है, अगर आदमी दौड़ लगाता है, पैदल चलता है, फिजिकल वर्क करता है, फिजिकल वर्क, तो उसकी हीट बढ़ जाती है, अर्थात उसका शरीर गर्म हो जाता है। तो यानी कार्य से क्या हुआ, कार्य करने से क्या हुआ, हीट पैदा हुई, ऊष्मा पैदा हुई। लेकिन दूसरा तरीका और भी है, मान लो कोई गर्म चीज खा रहा है या किसी और चीज का सेवन कर रहा है, धूप में बैठा है या किसी और से ऊष्मा ले रहा है, यानी ऊर्जा लेकर भी वो अपनी हीट को बढ़ा सकता है। तो हमने ऐसा रियल में देखा है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई हीटर है, ये हीटर का तार है, जब इस तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है। तो तार को गर्म करने वाली कोई ना कोई ऊर्जा होगी। अब वो ऊर्जा होगी कौन सी, इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सुनो। देखो वो तार है, मान लो हमारे पास ये तार है, इस तार के अंदर हमने क्या करा, बैटरी लगा दी तार के सिरों पर। जब तार के सिरों पर बैटरी लगाई तो उसके अंदर क्या चलाई, धारा चली, करंट चला मतलब इलेक्ट्रॉन भागने शुरू हो गए। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भागे तो इलेक्ट्रॉनों ने क्या करा, परमाणु से टक्कर मारनी शुरू कर दी। तो परमाणु से टक्कर मारते समय इलेक्ट्रॉनों ने गलती करी, क्या कहा कि जो ऊर्जा उसको बैटरी ने दी थी, इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा बैटरी ने दी थी, उस बैटरी की दी गई ऊर्जा का कुछ भाग उसने खो दिया, कुछ भाग उसने क्या कर दिया, व्यय कर दिया। तो जितना भाग उसने व्यय करा, वो व्यय होने वाला भाग ही, जो व्यय हुई थी ऊर्जा, वो ऊष्मा में बदलती चली गई। यानी जब हम किसी चालक के सिरों पर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी उसके इलेक्ट्रॉनों को ताकत देती है मतलब ऊर्जा देती है, और फिर वे इलेक्ट्रॉन भागते हैं। जब वे इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो धनायनों से टकराते हैं,
टकराते समय वे इलेक्ट्रॉन करते क्या है, बैटरी से ली गई ऊर्जा का कुछ भाग खो देते हैं। यार जब ऊर्जा का कुछ भाग खो गया तो वो गया कहाँ, वो ऊर्जा का खोया हुआ भाग ऊष्मा में कन्वर्ट हो गया, कहीं में कन्वर्ट हो गया ऊष्मा में, अर्थात तार गर्म हो गया। ऐसे ही बल्ब के फिलामेंट में होता है। पहले जो बल्ब आते थे फिलामेंट वाले, आजकल तो एलईडी के आते हैं। फिलामेंट वाले मतलब जो तंतु लगा रहता था इस तरीके से, ये बल्ब की संरचना होती है। ये बल्ब के अंदर लगा रहता है तंतु, तंतु मतलब तार। जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करते तंतु गर्म हो जाता है। गर्म किससे हुआ, हीट से। इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो ऊष्मा किसकी वजह से उत्पन्न हुई है, इस बड़ी ऊर्जा की वजह से उत्पन्न हुई है, व्यय वैद्युत ऊर्जा में। जितनी ज्यादा ऊर्जा व्यय होगी वो व्यय होने वाली ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती रहेगी, उत्पन्न ऊष्मा। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि व्यय वैद्युत ऊर्जा ही उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या कह सकते हैं, व्यय वैद्युत ऊर्जा को ही उत्पन्न ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभी हमने तुम्हें पढ़ाए ऊर्जा के 3 फॉर्मूले। देखो ऊर्जा के कितने फॉर्मूले पढ़ाए हैं, 3। W के 3 फॉर्मूले पढ़ाए। W बराबर पहला क्या पढ़ाया, VIT। W बराबर हमने दूसरा पढ़ाया I²RT, और W बराबर हमने तीसरा पढ़ाया V²/RT। ये किसके फॉर्मूले हैं, ये ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, उत्पन्न ऊष्मा की। उत्पन्न ऊष्मा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये ऊर्जा और उत्पन्न ऊष्मा दोनों एक ही चीज है तो उत्पन्न ऊष्मा के भी 3 फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर VIT। अगर वो क्वेश्चन में व्यय वैद्युत ऊर्जा पूछता है तब तो W निकाल लेंगे, और अगर उत्पन्न ऊष्मा पूछता है तो फिर हम Q निकाल लेंगे। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो Q बराबर VIT I²RT V²R/T। ये ऊष्मा के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन ये ऊष्मा का मान कहीं में आएगा जूल में। लेकिन ऊष्मा जो नपती है वो कैलोरी में नपती है, तो उसको कैलोरी में बदलेंगे। अगर VIT को 4.18 से भाग कर दो, इसको भी 4.18 से भाग कर दो, इसको भी V²T/R को किससे 4.18 से भाग कर दो, तो ये बन जाना है कैलोरी। क्या बन जाएगा, कैलोरी, क्योंकि ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। ये था हमारा उत्पन्न ऊष्मा का कंसेप्ट। यानी जितनी ऊर्जा व्यय हुई थी वो व्यय होती चली गई, यानी खर्च होती चली गई, और किसमें बदलती चली गई, ऊष्मा बदलती चली गई। क्योंकि ऊर्जा का एक कंसेप्ट होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा व्यय हुई थी, तो व्यय होने वाली ऊर्जा कहाँ गई, वो बदल गई उत्पन्न ऊष्मा। एक बार इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट, अब के बाद जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है परिपथ की सामर्थ्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिपथ की सामर्थ्य। परिपथ की सामर्थ्य, एक बार सब बच्चे इसको नोट करेंगे। परिपथ की सामर्थ्य हेडिंग है हमारी कि परिपथ की सामर्थ्य होती क्या। हम किसी परिपथ की सामर्थ्य कैसे निकाल लेंगे, मतलब किस बेस पे कहेंगे कि किसी परिपथ की सामर्थ्य ज्यादा है और किसी परिपथ की सामर्थ्य कम है। इस सामर्थ्य को हम पावर कहते हैं, पावर, परिपथ की पावर। सुनो एक बात, मान लो हमारे पास कोई बल्ब है, ये बल्ब 100 वाट का है, तुमने सुना होगा कई बार। मान लो इन्वर्टर लाते हैं, इन्वर्टर तुमने सुना होगा 650 वाट का, या फिर तुमने सुना होगा कहीं पे 1000 वाट का। 1000 वाट को हम किलो वाट भी कहते हैं, 1 किलो वाट का। तुमने वाट नाम का एक शब्द पहले से ही सुना हुआ है, जैसे कुछ चीज हो जाए 250 वाट की। आजकल तुमने क्या करा, बल्ब को हटाया, 100 वाट के बल्ब को हटाया और 9 वाट के एलईडी को लेकर आए। इससे तुम्हारा फायदा क्या हुआ? 100 वाट का बल्ब भी प्रकाश ही देता था, ये 9 वाट की एलईडी बल्ब भी प्रकाश देता है। तो अंतर क्या हुआ, तुम्हारा क्या बेनिफिट हुआ इस बात से? इस बात से तुम्हारा बेनिफिट ये हुआ कि जो 9 वाट का बल्ब है वो ऊर्जा कम खाता है। कौन सी ऊर्जा कम खाता है? ये व्यय वैद्युत ऊर्जा जो है, व्यय वैद्युत ऊर्जा जो है वो कम है। यानी ये परिपथ जो है, जो 9 वाट का बल्ब है, वो बिजली कम खाता है। बिजली मतलब इलेक्ट्रिक ऊर्जा कम खाता है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा मतलब वैद्युत ऊर्जा को कम व्यय करता है, कम खर्च करता है। जो 100 वाट का बल्ब है वो ज्यादा खर्च करता है, जो 650 वाट का इन्वर्टर है वो और ज्यादा खर्च करता है। यानी जिसकी वाट ज्यादा है, जिसकी वाट ज्यादा है वो ज्यादा ऊर्जा खाता है, और जिसकी वाट कम है वो कम ऊर्जा खाता है। यानी ऊर्जा खाने से मापतोल है कि किसकी सामर्थ्य कम है और किसकी सामर्थ्य ज्यादा। यानी वाट जो होता है, वाट लगाते हैं सामर्थ्य के लिए।
जिसके पीछे वाट लगा हुआ है, तो वाट से हम पैमाइश किसकी करते हैं, वाट से हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि ये कितनी ऊर्जा खाएगा। जिसकी वाट ज्यादा वो ज्यादा ऊर्जा खाएगा और जिसकी वाट कम वो कम ऊर्जा खाएगा। यानी परिपथ की सामर्थ्य कैसे पता लगेगी, परिपथ की सामर्थ्य लगेगी कि वो कितने समय में कितनी ऊर्जा खर्च करता है, कितनी ऊर्जा को व्यय करता है। कोई परिपथ की सामर्थ्य कितनी है वो इस बात से पता लगेगी कि वो परिपथ कितने समय में कितनी ऊर्जा को व्यय करता है। तो इस कितने समय को हमने क्या कहा, 1 सेकंड कर दिया। कितना कर दिया, 1 सेकंड। 1 सेकंड को बोलते हैं एकांक। एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को परिपथ की सामर्थ्य कहते हैं। एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को, खर्च होने वाली ऊर्जा को हम परिपथ की सामर्थ्य कहते हैं। ये 9 वाट का एलईडी बल्ब 1 सेकंड में कम ऊर्जा खर्च करता है, ये 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। तो 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य ज्यादा है और इसकी सामर्थ्य कम है। क्लियरिटी आगे पता लगा सामर्थ्य मतलब क्या। एक बार इस बात को लिखते हैं फिर फॉर्मूले में देखना है। किसी वैद्युत परिपथ के द्वारा एकांक समय में वैद्युत ऊर्जा को परिपथ की सामर्थ्य P कहते हैं। परिपथ की सामर्थ्य P कहते हैं। तो हमने ऐसा माना T सेकंड में वैद्युत ऊर्जा बराबर W। हमें कितने में निकालनी है, 1 सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर W/T। 1 सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा कितनी आ गई, W/T। 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी को P कहते हैं। तो P बराबर आ गया W/T। P बराबर कितना आ गया, W/T। यहाँ से निकाल लेंगे P का मात्रक। P का मात्रक होगा W का मात्रक बटे T का मात्रक। सब बच्चे बोर्ड में फोकस करेंगे। W का मात्रक हमने भी लिखवा था जूल और इसका मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक आ गया जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। तो सामर्थ्य मापने का जो मात्रक है वो कितना होता है, वाट। हम जब भी किसी परिपथ की सामर्थ्य मापेंगे तो किसमें मापेंगे, वाट में। तो आजकल फिलहाल हम बिजली लाइट या इलेक्ट्रिसिटी बचाने के अभियान में चले हुए हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कम से कम बिजली खर्च हो या कम से कम लाइट खर्च हो या कम से कम इलेक्ट्रिक पावर खर्च हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, कम वाट का उपकरण खरीदना पसंद करते हैं। जैसे फैन पहले 100 वाट के 120 वाट के आते थे और आजकल जो फैन आ रहे हैं वे 40 वाट के या 60 वाट के आ रहे हैं। यानी हम कम से कम वाट का उपकरण खरीदना पसंद करते हैं। इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है, हमारे घरों में आने वाली जो ऊर्जा है जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइट कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, वो कम खर्च होती है। जब वो कम खर्च होती है तो हमारा जो बिल है महीने का वो कम आता है। तो वाट से हमारी सेंस ये है। सामर्थ्य के अन्य मात्रक, सामर्थ्य के अन्य मात्रक कैसे, जैसे पहला है किलोवाट। किलोवाट का मतलब होता है 10 की घात 3 वाट। दूसरा है अशुभ शक्ति। अशुभ शक्ति का मतलब होता है 740 वाट। अगर उसने कहा एक मोटर, अशुभ शक्ति को हम एचपी कहते हैं। एचपी मतलब हॉर्स पावर। हॉर्स माने अशुभ, पावर माने शक्ति। जो हमारी मोटरें आती है, मोटर जितनी मोटर है वे 2 HP के, 2.5 HP के, 3 HP के इस तरह से आते हैं। तो 2 HP होने का मतलब क्या है कि इसका 2 गुना। 1 HP में कितने वाट होते हैं, 740 वाट। क्लियरिटी आ गई। तो जो मोटरें हम खरीदते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, वे सब किस में नपती है, उनकी वाट नपती है HP में, हॉर्स पावर। ओके। एक होता है मेगावाट। मेगावाट मतलब 10 की घात 6 वाट। ठीक है, यहाँ तक की बात की है। ये कुछ वाट के अन्य मात्रक है। कई बार वो किलो वाट में देगा तो उसको हम परिवर्तित करेंगे, उसका क्या बनाओगे, वाट बनाओगे। जब वो अशुभ शक्ति में न्यूमेरिकल देगा तो अशुभ शक्ति को बदलना पड़ेगा, उसमें हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 740 से। जब वो मेगावाट देगा तो वहाँ 10 की घात 6 से गुणा करनी पड़ेगी। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक। ओके। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, W के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। देखो यहाँ लिखे हुए हैं W के 3 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये था और एक। W के 3 फॉर्मूले पढ़े तो P के भी 3 फॉर्मूले होंगे। एक बार देखो, यदि W का पहला फॉर्मूला कितना है, यदि W बराबर VIT
तो P का मान कितना होगा भाई, P बराबर होता है W बटे T, तो P बराबर आ जाएगा W का मान रखो VIT बटे में कितना T, T से T कट गया तो P बराबर VI। ये पावर का पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब विभवांतर देगा और धारा देगा। नेक्स्ट दूसरा, अब की बार W का दूसरा मान रखो। W का दूसरा मान क्या है भाई, W बराबर है I² RT, तो P का फिर मान निकल लो। P बराबर क्या दे रखा, W बटे T। P बराबर W की वैल्यू कितनी आई है, I² RT और बटे में T, T से T कैंसिल हो गया तो P का एक नया सूत्र आ गया, P बराबर आ गया I² R। ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब धारा और प्रतिरोध देगा, जब धारा और प्रतिरोध देगा रखेगा, पावर का ये फॉर्मूला तब लगेगा। और देखते हैं एक फॉर्मूला और है कि W बराबर V² बटे R इंटू T। W बराबर कितना, V² R बटे T, तो भाई P कितना होगा, P बराबर होता है W बटे T। P बराबर W की वैल्यू कितनी है, V² बटे R इंटू T बटे में T, T से T कट गया तो P बराबर होता है V² बटे R। P बराबर क्या होता है, V² बटे R। ये है हमारे सामर्थ्य के कुछ फॉर्मूले। और सामर्थ्य के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात कि मान लो हम कोई उपकरण लगाते हैं, फैन ही लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, घर में जो भी बिजली का उपकरण लगाते हैं जिसको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स कहते हैं, वो कितनी ऊर्जा को खाएगा ये अंदाजा उसके वाट से लगता है। अगर किसी उपकरण की वाट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ऊर्जा को व्यय करेगा, और किसी उपकरण की वाट कम है तो वो कम ऊर्जा को व्यय करेगा। एक बार इसको नोट करेंगे। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ मैं अपने घरों के बारे में। हमने कभी देखा होगा जो बल्ब हम यूज करते थे उसके अंदर बहुत ही बारीक तार होते हैं। बल्ब तुमने पहले वाला बल्ब देखा होगा, आजकल तो LED के चल रहे हैं, आजकल वाले बल्बों की बात नहीं कर रहे। कभी घर जाकर LED वाले बल्ब को खोल के देखने लगो कि सर क्या बता रहे थे। पहले बल्ब ऐसा आता था इस तरीके की शेप का, इसमें यहाँ लगे रहता है फिलामेंट तंतु। ये तंतु बहुत ही बारीक था, बहुत बारीक। ये तंतु बारीक होने से क्या हुआ भाई, हमने तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया था प्रतिरोध के बारे में, R माने प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में बेसिक जानकारी दी थी कि अगर पतला होगा तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। और यदि तार मोटा होगा, तार क्या होगा, मोटा, तार माने चालक, तार माने क्या होगा, चालक। चालक अगर मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। ये बात जानने में अगर बारीक तार लेते हैं, बारीक पतला तार लेते हैं तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और अगर मोटा तार लेते हैं तो उसका प्रतिरोध कम होता है। इस बात को ध्यान में बिठाओ। ओके, अब मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ उस बात को समझो। उस बात को समझने से पहले मैं एक बार एक हेडिंग लिख दूँ, एक पॉइंट लिख दूँ। पॉइंट क्या है, हमारे घरों में परिपथ समांतर क्रम में होते हैं। परिपथ में लगे उपकरण समांतर क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। और समांतर क्रम की एक खास बात है कि सभी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सभी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी समान होता है। यानी हमने तुम्हें कुछ दिनों पहले पढ़ाया था प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम और प्रतिरोधों का समांतर क्रम। अगर प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े हो तो श्रेणीक्रम, अगर प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े हो तो उसे कहते हैं श्रेणीक्रम, अगर प्रतिरोध भिन्न लाइन में जुड़े हो तो उसे कहते हैं समांतर क्रम। तो आज मैंने तुम्हें एक बात का जवाब दिया कि हमारे घरों में जो कनेक्शन हो रखा है वो कनेक्शन कौन से क्रम में है, समांतर क्रम। कोई भी तुम्हारे से अगर पूछ सकता था तो तुम्हें जवाब देना है कि हमारे घरों का जो कनेक्शन है वो समांतर क्रम है। समांतर क्रम में तुम देखना कभी भी दो तार निकल कर चलते हैं, एक तार ये और एक ये, दो वायर अलग वायर है, ये प्रतिरोध अलग ये प्रतिरोध अलग, तो भिन्न भिन्न रास्ते हुए कि नहीं हुए, तो दो तार का मतलब समांतर क्रम। कहीं भी देख लेना तुम, किसी बल्ब से दो तार निकलते हैं, किसी पंखे से दो तार निकलते हैं, तो उसका मतलब समांतर क्रम है। सारी बात को डिलीट करते हुए इतना याद करो कि घरों में जो परिपथ बना हुआ है वो कौन सा क्रम है, समांतर। समांतर क्रम की बात क्या है कि उसमें सब जगह विभवांतर समान है। ये तुम भी फील कर सकते हो। मान लो हम गैलरी में प्लग में लगाते हैं तो वहाँ भी 250 वोल्ट है, वहाँ भी कितना 250 वोल्ट। किसी रूम में लगाते हैं फैन को तो जिस प्लग में लगाते हैं वो भी 250 वोल्ट है। यानी पूरे घर की जो वोल्टेज है वो सेम रहती है।
कहीं भी लगा लो, किसी भी उपकरण को, मान लो पंखा है, फैन को चलाना है, फैन को का स्विच हम कहीं भी लगाते हैं तो हर जगह 250 वोल्ट ही मिलेगा। ऐसा नहीं कमरे में 250 वोल्ट है और गैलरी में कुछ और वोल्ट है, किसी दूसरे कमरे में कुछ और वोल्ट है, तो मान लो कमरा गैलरी में तो चलेगा, मतलब पंखा गैलरी में तो चलेगा लेकिन कमरे में नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ वोल्टेज कम होगी। ऐसा तो नहीं होता घरों में क्या होता है, सब जगह वोल्टेज समान। इसका मतलब वोल्टेज सब जगह समान कब होगी, जब परिपथ कौन से क्रम में होगा, समान। इसका मतलब हम घरों की अगर बात करें, अपने घरों के उपकरणों की अगर बात करें, तो वहां पे विभवांतर का तो हमारा नियतांक हो गया। विभवांतर का तो क्या हो गया, हमारा नियतांक। अगर विभवांतर नियतांक हो गया तो P बराबर V²/R से V बराबर क्या हो गया, नियतांक। तो P समानुपाती आ गया 1/R। P समानुपाती कितना आ गया, 1/R। इस बड़े फॉर्मूले से हमें ये दिखाई दे रहा कि V तो नियतांक है, जब नियतांक और बराबर हटेगा तो चिन्ह आएगा, यानी P समानुपाती 1/R। या सीधा पढ़ूं तो P व्युत्क्रमानुपाती R, यानी पावर सामर्थ्य प्रतिरोध की उल्टी है, पावर प्रतिरोध का उल्टा है। समीकरण नंबर 1 कहो, ये 3 तक आ गई, समीकरण नंबर 4 कहो। समीकरण 4 से पता चलता है कि सामर्थ्य P प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर किसी का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसकी सामर्थ्य कम होगी, और अगर किसी का प्रतिरोध कम है तो उसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी। प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते थे, वो फिलामेंट बनाते थे तो उस फिलामेंट को बारीक से बारीक बनाते थे, जितना ज्यादा बारीक बना सकते हैं उतना ज्यादा बारीक बनाते थे। अब जब फिलामेंट ज्यादा बारीक बनेगा तो पतला होगा, और जब वो फिलामेंट पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जब उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो फॉर्मूला कहता है उसकी वाट कम होगी। तो हम बल्ब के अंदर बहुत बारीक तार क्यों लगाते थे, बहुत बारीक तार इसलिए लगाते थे कि उसका प्रतिरोध अधिक से अधिक हो सके, और अगर प्रतिरोध अधिक से अधिक होगा तो पॉसिबिलिटी के अनुसार वो कम से कम वाट का बनेगा, और वो कम से कम वाट का बनते बनते भी 100 वाट का बनता। आरएनए के वास्तव में क्या काम है, हमने जो पहले बल्ब प्रयोग करा था उसमें जो फिलामेंट लगाते तंतु, वो बहुत बारीक तार का लगाते थे। यहाँ देखो क्या लिखा, अगर तार बारीक होगा, पतला होगा तो प्रतिरोध हाई होगा, और अगर प्रतिरोध हाई होगा तो उसकी सामर्थ्य कम होगी, कम वाट का बनेगा, और अगर कम वाट का बनेगा तो कम ऊर्जा खाएगा। इसलिए उसे बनाते समय, डिजाइन करते समय हमारी ये सोच थी कि उसका जो तार है, जो उसका तंतु है, वो बारीक से बारीक होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है, पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है, जिसके कारण समीकरण 4 से अगर प्रतिरोध अधिक है तो पावर क्या होगी, कम, से उसकी सामर्थ्य कम आती है, अर्थात वह कम वाट का होता है। और दूसरा पॉइंट इसका उल्टा लिखेंगे, क्या होगा, मोटे तारों का प्रतिरोध कम, जिसके कारण समीकरण 4 से उसकी सामर्थ्य अधिक, और सामर्थ्य अधिक तो ज्यादा वाट का होगा। अगर हम यहाँ मोटे तार का प्रयोग करते बल्ब में, तो वही बल्ब जो पहले 100 वाट का बनता था वो 100 वाट का न बनकर 100 से ज्यादा का बनता, और जब वाट ज्यादा हो जाती तो हमारी जो सोच है कि कम से कम ऊर्जा खर्च हो, वो गलत हो जाती। हमारी सोच ये है कि कम से कम बिजली फूके, कम से कम ऊर्जा खर्च हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, वाट को हमें कम करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला कहता है वाट उसकी कम होगी जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, और प्रतिरोध उसका अधिक होगा जिसमें पतले तार लगे। तुम कोई भी उपकरण उठा के देखो, उसमें बारीक से बारीक वाइंडिंग तुम्हें मिलेगी या बारीक से बारीक तार लगे मिलेंगे, उसका कारण सिर्फ इतना है कि बारीक तारों का प्रतिरोध अधिक होता है और उनकी वाट कम होती है। क्लियरिटी आ गई यहाँ पर? एक बार इस मुद्दे को भी नोट करें। आज हमने तुम्हें पावर के, ऊर्जा के और ऊष्मा के फॉर्मूले पढ़ाने का प्रयास करा कि इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं। अब मैं तुम्हारे से बात करने वाला हूँ वो न्यूमेरिकलों की बात करूँगा कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, 100 वाट के एक तापक तार में 4 एम्पीयर की धारा है।
सामर्थ्य का सवाल पढ़ो। 100 वाट के एक बल्ब में या तापक तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। सामर्थ्य का प्रतिरोध का, क्योंकि सामर्थ्य दे दी प्रतिरोध का क्या पूछा हमारे 100 वाट के एक तापक तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है तो प्रतिरोध क्या। अब देखो दिया क्या है, पहले उस बात को लिखो। दिया क्या है, हमको दे के रखा 100 वाट। यार कॉमन सेंस लगाओ, वाट तो बहुत देर से चिल्ला रहा हूं। पावर का मतलब होता है वाट, यानी सामर्थ्य दे कितने वाट का है, P बराबर कितना वाट, 100 वाट का है। कितनी धारा बह रही है उसमें, धारा का पता करो। धारा बह रही I बराबर 4 एम्पीयर, और 4 एम्पीयर की धारा बह रही। पूछ क्या रहा हमारे से, प्रतिरोध। प्रतिरोध माने R का मान पूछ रहा। तो पावर का ऐसा कोई फॉर्मूला याद करो जिसमें R आता हो, I आता हो, R आता हो, P आता हो। तो P बराबर होता है I स्क्वायर R। P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। तो P बराबर I की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, R का मान कितना है 100। तो ये हमारा हो गया, सॉरी R का मान R है, P का मान कितना है 100। तो ये 100 बराबर हो गया 4 चौक 16 गुणा, इसका मान रखेंगे, कट करेंगे, इसका आएगा आंसर क्या है भाई हमारा 100, ये 16 भाग में आएगा 16 इज इक्वल टू R। हल करेंगे आंसर, बहुत सिंपल नंबर। पावर का मान दे देना 100, एम्पियर का मान दे देना 4, धारा का मान 4 दे दिया, पावर का मान 100 दे दिया। तो पावर की जगह 100 रख दिया, I की जगह 4 रख दिया। 4 का पावर 16 होता है, 16 इधर भाग में आएगा, कट होगा तो आंसर। ये था हमारा पहला नंबर। इस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं केवल जस्ट फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ये था हमारा आज का मुद्दा, जब हमने बात करी उत्पन्न ऊष्मा के बारे में, व्यय विद्युत ऊर्जा के बारे में, परिपथ की सामर्थ्य के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो यूनिटों की संख्या निकालने के बारे में बात करेंगे। मान लो हमारे घर में पंखा लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं। उन सारे उपकरण की यूनिट कितनी बैठती हुई एक महीने में, उसको हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बड़े आसान तरीके से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे इसी बारे में करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर